हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एसएससी जेई से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ की, जो कि हमारी शॉर्ट नोट्स पे बेस्ड है। हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट्स पे बात करेंगे वो या तो एसएससी जेई का प्रीलिम्स में जीके में पूछे गए क्वेश्चन के से रिलेटेड है, या फिर उनसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट तक, यानी कि असहयोग आंदोलन तक। आज हम उसके आगे की कहानी के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है साइमन कमीशन, जो कि आज का टॉपिक है। साइमन कमीशन के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। उसमें जो मेंबर थे पूरे कमीशन में 7 मेंबर थे, और सारे के सारे जो मेंबर थे वो कौन थे? ब्रिटिशियस मेंबर थे। ठीक है, एक भी इंडियन मेंबर इंक्लूड नहीं किया गया था साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन जो बनाया गया वो बनाया गया था 1927 में। ठीक, इस कमीशन को जो टास्क दिया गया था वो टास्क था हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, यानी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे, सिस्टम को कैसे अप्लाई किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाए, उसमें कौन कौन से प्रोविज़न डाले जाएं, ये सारे फैक्टर्स किसको कंसिडर करने थे? साइमन कमीशन को। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट विरोध किया गया, इसके अगेंस्ट आंदोलन किया गया पूरे भारत में। इसकी खास वजह ये थी कि सारे के सारे जो मेंबर थे वो ब्रिटिशियस मेंबर थे, एक भी उसमें इंडियन मेंबर शामिल था ही नहीं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि जब इंडिया के लोग इस कमीशन में शामिल ही नहीं हैं तो इंडिया की प्रॉब्लम को समझेंगे कैसे, और क्या ही इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न रखेंगे। ठीक, तो ये जो विरोध किया गया, इसके दौरान ही लाहौर में जो है लाठी चार्ज किया गया विरोधियों के अगेंस्ट, यानी कि नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के अगेंस्ट, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठियों की वार से मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय ने ही कहा था, यानी कि उनका ही स्टेटमेंट था कि मेरी पीठ पर मारी गई एक एक लाठी ब्रिटिशियस साम्राज्य की अंतिम कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का ही था, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तो ये साइमन कमीशन के बारे में बातें थी। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को चैलेंज किया गया है कि आप लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं तो आप एक परफॉर्मा या फॉर्मेट हमें बना के दें, किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाने की ताकत रखते हैं। तो फिर नेहरू, जिसमें मोतीलाल नेहरू का नाम है, नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू जी से रिलेटेड है, ना कि जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड। तो ये पॉइंट आप स्टार्क मार्क करके रखें। ये जो रिपोर्ट रखी गई थी वो थी 11 मई 1928 का टाइम था, और इसमें टास्क दिया गया था नेहरू जी को कि फॉर्मेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसका किस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, उसकी फंडामेंटल चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस नेहरू रिपोर्ट में थी। जिसमें जो खास करके बातें थी वो था डोमिनियन स्टेटस, यानी कि नेहरू जी चाहते थे कि इंडिया को 1928 तक डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। और दूसरी जो खास मांग थी वो थी प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि जो प्रांत या राज्य थे उस समय के, उनको ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता दी जाए। ये दो जो मुख्य प्रोविज़न उसमें रखे गए थे, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य दो प्रोविज़न रखे गए थे उनको भी याद रखना है। खास करके बात जो याद रखनी है वो है नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी से संबंधित है, ना कि जवाहरलाल नेहरू जी से। नेक्स्ट हमारी जो बात आती है पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी हम लोगों ने देखी कि नेहरू रिपोर्ट में बात करी थी डोमिनियन स्टेटस की, और यहाँ एक साल बाद ही बात होती है पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो ये कैसे हुआ? तो मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ दिसंबर 1929 में, और लाहौर में ये सम्मेलन होता है, और कांग्रेस ने तब एक रिजोल्यूशन पास किया, और वो रिजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज। अब हमें क्या चाहिए? संपूर्ण आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का कभी भी ये विज़न रहा ही नहीं कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। उनको कुछ ना कुछ फ़ायदे चाहिए थे, उनको कुछ ना कुछ छूट चाहिए थी, कुछ ना कुछ ऐसे ही प्रोविज़न रखे थे, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में आई, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने।
इसमें जो एम रखा गया वो रखा गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसी के बाद में 26 जनवरी 1930 को एज ए सिंबल पहला इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। इस दौरान रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया गया। आप लोगों को पता ही है कि संविधान बन के नवंबर 1949 में ही तैयार हो गया था, लेकिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। क्यों? इसकी वजह ये थी कि संविधान तैयार हो जाने के बाद भी लोगों ने 26 जनवरी तक का इंतज़ार किया, क्योंकि वो ऐसा सिंबॉलिक दिन को याद मनाना चाहते थे जो पहले इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी के दिन का इंतज़ार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत इंडिपेंडेंट डे ऑफ बनाया गया था रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा या उनकी लीडरशिप में। नेक्स्ट जो मोमेंट आता है वो आता है सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको CDM भी बोला जाता है। इसमें होता है जो है महात्मा गांधी जो हैं वो 11 सूत्रीय मांग रखते हैं इरविन के सामने, जिसकी सारी जो 11 पॉइंट है वो हमें स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और रिलेवेंट भी नहीं है कि वो पॉइंट कौन कौन से थे। आप इतने याद रखें कि गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी, किसके सामने? इरविन के सामने, और इरविन ने वो सारे के सारे पॉइंट्स रिजेक्ट कर दिए, एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके अगेंस्ट जब गांधी जी की बात मानी नहीं गई तो गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी के लिए 12 मार्च 1930 से दांडी की यात्रा शुरू करी और 6 अप्रैल 1930 तक नमक का कानून तोड़ा, जिसमें टोटल जो मेंबर इंक्लूड हुए थे वो 78 था। ये नंबर भी हमें याद रखना है, ठीक है, ये नंबर भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो थी 240 माइल। सुभाष बोस ने इस यात्रा को नाम दिया था कि नेपोलियन की जो यात्रा थी एल्बा टू पेरिस, सेम वैसी ही गांधी जी की दांडी यात्रा है, ठीक। तो ये हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बातें थी। अब आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो होता है 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे होता है? लंदन में। सारे जो 1, 2, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे वो सारे के सारे कहाँ हुए थे? ब्रिटिश में ही हुए थे। अंबेडकर ऐसे इंसान थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इंसान थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट क्या था। गांधी इरविन पैक्ट होता है मार्च 1931 में। आप लोग यही बात याद रखें कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसमें गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है सितंबर 1931 में। इसके कुछ ही महीनों बाद जिसमें गांधी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे गांधी जी की बातें मानी नहीं गई, तो गांधी जी वहाँ से बीच में ही आ गए और उसके बाद कभी नहीं गए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो हुआ नवंबर 1932 में, और एक बात जो याद रखने की है उसको स्टार मार्क करके रहें, रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो सभी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन या प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहे थे। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है, तीनों राउंड टेबल के दौरान यही प्राइम मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट पूना पैक्ट की बात आती है, तो पूना पैक्ट कहाँ से शुरू होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कब करी? 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड ये था कि जो SC ST कैटेगरी के लोग थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था, जैसे 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम लीग के कहने पर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, सेम वैसे ही 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा SC ST के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। लेकिन ये बात गांधी जी को नागवार गुजरी और गांधी जी अनशन में बैठ गए जेल के अंदर ही।
इस बारे में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बाद में एग्रीमेंट हुआ, जिसको बोला गया पूना पैक्ट। ये हुआ था सितंबर 1932 में। और इस एग्रीमेंट में जो बातें हुई उनमें जो खास बातें थी वो थी जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को ख़त्म किया गया। यानी कि हमें SC ST OBC इस तरीके से लोगों को बांटना नहीं है, जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम ही रखना है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के कहने पर, यहाँ पे बोस नहीं, अंबेडकर कहने पर यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम को माना गया। और हरिजन जो कैटेगरी थी उसमें जो मेंबर की संख्या थी वो 75 से लेकर 148 तक बढ़ाई गई। ये बात हमें याद रखनी है पूना पैक्ट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो कि बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था, बीच बीच में कभी रुक रहा था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मतलब वो लोग जो राष्ट्रवादी तो थे ही, राष्ट्रवादी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग भी अपने आप को मानते थे, लेकिन वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जो अपना एक ग्रुप रखते थे, वो थे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जिनको आमतौर पर ग्रम दल के नेता या ग्रम दल के लोग या उग्रवादी टाइप के लोग भी बोला जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसकी कहानी शुरू होती है चापेकर ब्रदर्स से, जो कि जून 1897 की घटना है, जिसमें उन्होंने क्या था, पूना में प्लेग ऑफिसर आयरस्ट एंड रैंड की हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। और ये कब किया गया था? जून 1897 में। यहाँ से शुरू होता है, एक बात पहली यहाँ पे ख़त्म हुई चापेकर बंधुओं की। दूसरी जो इवेंट घटना है वो है VD सावरकर से। उन्होंने अभिनव भारत संगठन की निर्माण किया था। किसने? वीर दामोदर दास सावरकर ने, यानी कि VD सावरकर ने। आगे चल के देखते हैं कि 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की गई लंदन में। और ये किसके द्वारा की गई? ये की गई श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में। और टाइम पीरियड कौन सा था? 1905 में। ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से रिलेटेड जो भी इवेंट, जो भी बातें हुई उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। 1908 में जो बात हुई वो थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंगफोर्ड को हत्या करने का प्रयास किया। और 1909 में अनंत कानरे ने नासिक जज जैक्सन को उड़ा दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या कर दी। और इन दोनों घटना की वजह से इन दोनों लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। ये किंग्सफोर्ड की घटना जो थी, किंग्सफोर्ड पर जो बम फेंका गया वो सफल प्रयास नहीं हो पाया और इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सजा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1911 में जो है वो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का भी प्रयास किया। और 1924 में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ 1924 के आसपास। नेक्स्ट ये जो टाइम पीरियड रहता है उसमें 9 अगस्त 1928 को लखनऊ काकोरी कांड हुआ, जो कि HRA के संगठन के लोगों के द्वारा ही किया गया था, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें जो खास करके लोग थे उनमें नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह भागना। इन चारों लोगों को काकोरी कांड के सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा इन चारों लोगों को दी गई, क्योंकि ये माना गया कि इन लोगों ने ही काकोरी कांड को अंजाम दिया है। नेक्स्ट जो बात होती है वो दिसंबर 1928 में होती है। सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह और राजगुरु और शेखर जी के द्वारा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अप्रैल 1929 में बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली, जो केंद्रीय सभागार था या असेंबली थी, उसमें बॉम्ब फेंका जाता है और ये फेंकने वाले लोग थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, 1930 के टाइम में जो घटना होती है वो होती है चटगांव, यानी मास्टर सूर्य सेन यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे मास्टर सूर्य सेन ने ब्रिटिश आर्मी के शस्त्र यानी अस्त्र शस्त्रों को हड़प लिया था और उनको भगा दिया था, उन काफ़ी लोगों को मारपीट दिया था। तो ये 1930 की घटना है। चटगांव आर्मी को उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था मास्टर सूर्य सेन ने। अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का जो स्टार्टिंग की थी या जो किसके दिमाग की उपज थी वो थी मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। क्या थी? आज़ाद हिंद फौज की बात करें।
नेक्स्ट जो आता है वो आता है अगस्त प्रस्ताव। अब आप इन लोगों का जो है इन चीज़ों का टाइम पीरियड याद रखें, यही सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगस्त प्रस्ताव जो रखा गया वो 1940 में रखा गया। क्रिप्स मिशन जो रखा गया वो 1942 में रखा गया, और इसको गांधी जी ने क्या कहा कि पोस्ट डेटेड चेक था। इसकी संज्ञा दी गई किसको? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को कहा गया कि ये एक तारीख के बाद का चेक है जो कभी काम ही नहीं आएगा, ठीक है। और जब ये सारी क्रिप्स मिशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसके विरोध में एक आंदोलन छेड़ा गया जिसको बोला गया भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड था 8 अगस्त 1942, और ये स्टार्ट हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू एंड डाई, करो एंड मरो, ठीक है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट जो इवेंट होता है वो होता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया गया, जिसमें इसका टाइम पीरियड रहता है 1944। वावेल प्लान जो आया वो 1945 में आया। कैबिनेट मिशन जो आया वो 1946 में आया। और एटली डिक्लेरेशन हुआ वो हुआ कि हम लोग 30 जून 1948 तक इंडिया को आज़ाद घोषित कर देंगे, लेकिन ये कांग्रेस ने माना नहीं, और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी लेने की बात कही, या 30 जून 1948 तक इंतज़ार करने से कम्प्लीटली मना कर दिया। उसके बाद में माउंटबेटन प्लान आया, जिसको 3 जून 1947 को घोषित किया गया। इस प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है, जिसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल रखा गया, जिसमें भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा हिंदुस्तान। और कुछ और भी स्पेसिफिक पॉइंट रखे गए जिनको याद करने की हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है और रेलेवेंट भी नहीं है। ये बिल 4 जुलाई 1947 को रखा गया, और 18 जुलाई 1947 को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया, और जस्ट इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई, और आज हम यहाँ पे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये थी पूरी भारत की आज़ादी की कहानी। इतना ही हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, और करंट ट्रेंड को समझते हुए मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं। यहाँ पे आई होप आप सब लोगों ने इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड किया हो और बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।